नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। पंजाब की भगवंत मान सरकार के 30 दिन पूरे हो गए हैं। 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद सीएम मान ने प्रदेश की जनता के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लिहाजा सीएम ने 31 दिसंबर 2021 तक 2 किलोवाट तक की पुराने बिजली बिलों को माफ करने की घोषणा की है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बहुत शानदार ऐलान किया है। लोग बहुत खुश हैं, मुझे बहुत फोन आ रहे हैं। लोग कहते थे कि खजाना खाली है, लेकिन हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। आज पहली गारंटी पूरी कर दी, बाकी भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पूर्व के सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन पार्टियों ने खजाना खाली कर दिया था। हमारी नीयत साफ है, हमने 1 महीने में ही पाई पाई बचाना शुरू कर दिया है। जब हमारी सरकार बनी तो माफियाओं ने हमें अप्रोच किया कि क्या सिस्टम है। हमने कहा है कि सिर्फ ईमानदारी से काम करो। दिल्ली सीएम ने कहा है कि आप देखिए कि 1 महीने में ही आपकी बिजली फ्री हो गई। महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी। धर्म और संस्कृति के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाला बनारस शहर इस समय अजान और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद उठने से सुर्खियों में है। इस विवाद में साधु संत और मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी एंट्री हो गई है। शनिवार को काशी के मुगलिया मस्जिद बादशाह बाग के शाही इमाम मौलाना हाफिज हसीन अहमद हबीबी का बयान आया है। उन्होंने लाउड स्पीकर पर अजान को इंसानियत और कौम के लिए जरूरी बताया है। मौलाना ने कहा है कि जो लोग अजान पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है, बल्कि समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अजान का मकसद लोगों को एक करना है और मुसलमान को धर्म के साथ साथ इंसानियत से जोड़ने का एक तरीका है। आसान को रोक दूर करने और शरीर को बुरी नजर से बचाने के लिए भी जरूरी है। देश के 4 राज्यों के 5 सीटों में से 3 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की दोनों सीटों पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो को जीत मिली। वहीं छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में भी कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में काउंटिंग भी शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। जी हाँ, आपको बता दें कि सिन्हा करीब 2 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बौचहा विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अमर पासवान को जीत हासिल हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में गहन मंथन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पार्टी ने दिल्ली में एक अहम बैठक की, जिसमें राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता शामिल हुए। लेकिन सभी की नजर कई रणनीतिकार कांग्रेस और प्रशांत किशोर पर, जिन्होंने उस बैठक में कांग्रेस के सामने आगे का रोड मैप रखा और एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दी। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस को जरूरी सुझाव दिए हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कि इस बार प्रशांत उनके साथ रणनीतिकार की तरह न जुड़कर एक कार्यकर्ता की तरह काम करे। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 21 जिलों की 1127 पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। सोमवार 18 अप्रैल से पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। दिन के 11 से 3 बजे तक प्रत्याशी नाम दाखिल कर सकेंगे। रविवार को सार्वजनिक अवकाश के कारण नामांकन नहीं होगा। सोमवार से 72 प्रखंडों में पहले चरण के 16,757 पदों के लिए नाम दाखिल किया जा सकेगा। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 14,039 होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 3 दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई। पीएमओ से जारी सूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अप्रैल को गुजरात पहुंचेंगे। गांधीनगर में स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर स्कूल का दौरा करेंगे। छात्रों को समग्र शिक्षण देने के परिणामों को बढ़ाने के लिए केंद्र प्रतिवर्ष 500 करोड़ से अधिक डेटा सेट एकत्र करता है और व्यापक डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी शिक्षण का उपयोग करके उनका सार्थक विश्लेषण करता है। पश्चिम बंगाल की 1 लोकसभा और 4 राज्यों में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके। जारी रिजल्ट में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। तो वहीं 4 राज्य पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार में अन्य दलों को बड़ी जीत मिली है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा उपचुनाव और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी ने जीत हासिल की है। बिहार की बौचहा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने शानदार जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस और महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है।
हनुमान जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। जी हां, आपको बता दें कि शिमला में ऐसे ही प्रतिमा को हम कई सालों से देख रहे हैं और आज हम ये दूसरी प्रतिमा मोरबी में देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2 और मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वर और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हनुमान जी अपनी भक्ति और अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हनुमान वो शक्ति है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। देश और दुनिया भर के हनुमान भक्त और राम भक्त के लिए पल बहुत ही सुखदायी है। भारतीय नागरिकों के लिए आधार कार्ड बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। आधार का इस्तेमाल आज कई जरूरी कार्यों में किया जा रहा है। आधार कार्ड के पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, दूसरे कई जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ लिंक किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधार पर एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने की इजाजत दे दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बिल के आ जाने से एक साथ 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड रखने वाले लोगों पर लगाम लगाई जा सकती है। कई बार अलग अलग जगह रहने की वजह से 2 वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, उनके जरिए दोनों जगह वोट भी डाल देते हैं। ऐसे में सरकार ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कराने का आदेश दे दिया है। अभी तक सिर्फ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का प्रोसेस था, लेकिन अब आप अपने वोटर आईडी कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करना होगा। पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा में शनिवार के दिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं ने मर्यादाओं को तार-तार कर दिया। असेंबली में सेशन शुरू होते ही पीटीआई नेता वेल पर आधम की और डिप्टी स्पीकर मोहम्मद मजरी की थप्पड़ों से पिटाई करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, पीटीआई के नेता अपने साथ लोटा लेकर आए थे। उन्होंने पहले लोटा फेंककर हमला किया और जब इससे भी मन नहीं भरा तो वे वेल पर आकर डिप्टी स्पीकर के बाल खींच डाले और थप्पड़ों की बरसात कर दी। दरअसल लाहौर हाईकोर्ट के निर्देश पर पंजाब के लिए नया मुख्यमंत्री चुना जाना है, जिसे लेकर के एक बार फिर शनिवार को सत्र बुलाया गया। पाकिस्तान के पंजाब में मुख्यमंत्री पद के लिए हमला शहबाज और चौधरी परवेज इलाही के बीच मुकाबला है। इस सत्र की अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर मोहम्मद मजरी कर रहे थे। हमजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और अन्य पार्टियों के उम्मीदवार है, जबकि PLA-Q की पीटीआई पार्टी इलाही को समर्थन दे रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन और कुछ अन्य स्थानों पर 10 अप्रैल को रामनवमी पर हुई हिंसा में शामिल आरोपियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाया जा रहा MP सरकार की अभियान का मामला अब हाईकोर्ट पहुंचने वाला है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार के तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के एक मौलवी ने कहा कि तोड़फोड़ अभियान ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर कथित तौर पर दंगों में शामिल लोगों के परिवार के सदस्यों को क्यों दंडित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव अन्य तरह की हिंसा में शामिल लोगों को कथित रूप से अवैध संपत्ति को तोड़ने फोड़ने का अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा ने 20,000 मतों से भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल को हराया। 2018 की विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस की उपचुनाव में यह चौथी जीत है। वहीं खैरागढ़ में इतनी बड़ी हार के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ अब भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अनुमान जाहिर करने लगे हैं। वैसे तो यह एक उपचुनाव में भाजपा की हार भर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विशेषज्ञ इस हार का अलग ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं। इन विशेषज्ञों के मुताबिक भाजपा की हार की आशंका तो थी, लेकिन हार का बड़ा मार्जिन कुछ और ही इशारा कर रहा है। इस मार्जिन के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता नेतृत्व में बदलाव चाहता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा लगातार हार रही है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले दंतावेड़ा, चित्रकूट और मारवाही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन कर 3 सीटों में जीत हासिल की थी। अब कांग्रेस खैरागढ़ विधानसभा में भी जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों में से 9 सीट पर भाजपा जीती और 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत मिली थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस फिर बढ़ने लगे हैं। इस बार कोरोना के मामले स्कूलों में सामने आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार को फिर से पाबंदियां लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अस्मिता मल्होत्रा ने सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस मिलने के बाद स्कूल को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि इसके बजाय एहतियाती उपाय करने चाहिए। दरअसल बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अस्मिता मल्होत्रा ने कहा कि शिक्षक और छात्रों में कोविड-19 के लक्षण मिले हैं। ऐसे में उनके पॉजिटिव मिलने के बाद स्कूल को बंद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्कूली शिक्षा बच्चों के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ बच्चों को शैक्षणिक विकास, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक पहलुओं का विकास होता है। चिलचिलाती धूप और लू का दौर फिर शुरू होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली NCR में अब फिर से आसमान साफ रहेगा। धूप की तपन और तापमान में भी इजाफा होगा। शनिवार को अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 40 और 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने और लू भी दोबारा से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि गुजरात, राजस्थान में फिर तापमान बढ़ने लगा है। इस वजह से शनिवार से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। रविवार को कहीं कहीं
वहीं लू भी चल सकती है। ऐसे में जरूरी ना हो तो लोग घर से बाहर ना निकले। यूनिसेफ इंडिया ने 2022-23 के बजट पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत में बच्चों के लिए बजट प्राथमिकताओं और आवंटन के बारे में बताया गया। इसके साथ ही महिलाओं, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में बजट प्राथमिकताओं और उसके आवंटन के बारे में बताया गया है। बीते 5 साल में इन क्षेत्रों में सरकार ने बजट कितना बढ़ाया घटाया है, यह भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल बजट में महिला कल्याण की योजनाओं की बजट हिस्सेदारी घट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला कल्याण की योजनाओं का बजट बीते साल के मुकाबले इस बार के बजट कुछ कम हुआ है। इस बार के बजट में कुल बजट के 4.3% हिस्सा महिला कल्याण की योजनाओं को मिला है। हाल ही में क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह ने शनिवार को घोषणा की है कि वो किसानों की बेटियों की शिक्षा और कल्याण के लिए अपने राज्यसभा वेतन खर्च करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक राज्यसभा सदस्य के रूप में वह देश की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हरभजन सिंह ने कुछ वक्त पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा की सीट के लिए नामित किया था। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ने शनिवार को ट्वीट किया है कि एक राज्यसभा सदस्य के तौर पर मैं किसानों की बेटियों की पढ़ाई और सामाजिक कामों के लिए अपनी राज्यसभा की सैलरी देना चाहता हूँ। मैं अपने देश को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहता हूं और मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं। यूपी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकारी खरीद केंद्र पर सन्नाटा और आटा मिलों के बाहर गेहूं बेचने वाले किसानों की कतार क्यों लगी है। बागपत में खेकड़ा कस्बे की फ्लोर मिल के बाहर गेहूं बेचने वाले ट्रैक्टर और गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। इस मिल में गेहूं बेचने वालों की कतार में प्रवीण कुमार भी लगे हैं। उनका करीब 40 क्विंटल गेहूं सरकारी खरीद रेट से करीब 100 रुपये महंगा फ्लोर मिल कर ले रहा है। बागपती किसान प्रवीण कुमार ने कहा कि पिछले साल सरकारी खरीद केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए रात भर लाइन में खड़ा रहना पड़ा था और इसलिए यहाँ लेकर आए। यहाँ 3-4 घंटे में गेहूं भी बिक जाता है और MSP से ज्यादा पैसे भी मिल जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इसी तरह के हालात गाजियाबाद गल्ला मंडी में भी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।